नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH प्राइम टाइम। कांग्रेस और इसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं उस पर सीधे निशाना साधते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब भी कोई आतंकवादी हमला हुआ तो उन्होंने यानी कांग्रेस और अपोजिशन ने पाकिस्तान पर अधिक भरोसा किया, लेकिन देश के नागरिकों की भावनाओं पर कभी ध्यान नहीं दिया। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों का भारत और उसके सशस्त्र बलों की ताकत पर भरोसा नहीं करने का इतिहास रहा है, लेकिन वे कश्मीर में अलगाववादियों तक पहुंच गए। पाकिस्तान हमारी सीमाओं पर हमला करता था, वे आतंकवादियों को भेजते थे और फिर पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाता था। उसने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। उन्हें पाकिस्तान से इतना प्यार था कि वे तुरंत पाकिस्तान पर विश्वास कर लेते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे यानी कांग्रेस हुर्रियत पर भरोसा करती थी और कांग्रेस अलगाववादियों पर भरोसा करते थे। वे पाकिस्तानी झंडा उठाने वालों पर भरोसा करते थे और कांग्रेस की वजह से कश्मीर को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। आज JKLH प्राइम टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी बयान को हम समझने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने विपक्ष पर और खासतौर से कांग्रेस पर कश्मीर को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस कांग्रेस ऐसे तो सियासत में कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस और अपोजिशन यानी विपक्ष पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन कल पार्लियामेंट में जो अटैक किया पीएम नरेंद्र मोदी ने, वो खासतौर से कश्मीर को लेकर, आतंकवाद को लेकर, हुर्रियत को लेकर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस या इनकी जो सहयोगी पार्टियां रही हैं, अपोजिशन की जो दूसरी पार्टियां रही हैं, उनसे कश्मीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है और पाकिस्तान हमेशा अपोजिशन और भारत के अपोजिशन या कांग्रेस और इसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं इनसे हमेशा खुश रहा है। इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ रतन लाल गुप्ता साहब हैं, सीनियर लीडर हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गुलाम नबी मोंगा जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो एक्स MLC हैं कांग्रेस से। मेरे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर सुरेंद्र अंबरदार जी भी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले गुलाम नबी मोंगा साहब, मेरी आवाज क्या आप तक पहुंच रही है? आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी 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 जी। मोंगा साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही है, क्योंकि कल पार्लियामेंट में हमने देखा कि पीएम मोदी ने जिस तरह से पूरे अपोजिशन को घेरा और खासतौर से कांग्रेस पर उन्होंने अटैक किया और सीधे सीधे कहा कि कश्मीर को कांग्रेस से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। देखिए, कल के लिए इंडिया अलायंस जो है, उन सब पार्टियों को इनको लाना पड़ा, ड्रैग करना पड़ा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में आने के लिए जी। और पहले जो उन्होंने 267 के तहत जो दिया उन्होंने नहीं माना, फिर इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की। और इशू क्या था? इशू था मणिपुर से कश्मीर पहुंचे, कश्मीर से राजस्थान पहुंचे, राजस्थान से फिर कहीं और पहुंच गए, पाकिस्तान भी पहुंच गए। जो बर्निंग इशू था वो मणिपुर का था। मणिपुर को 1-2 मिनट टच करके वो बाकी तो यही भाषण था, इलेक्शन भाषण था। कोई मतलब की बात तो उसमें नहीं। अगर आप कश्मीर की बात कर रहे हो, आप कहते हो कांग्रेस वाले बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान से डर रहे थे। आप मुझे बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी तो यहां से करगिल वार करने के बाद खुद पाकिस्तान चले गाड़ी लेके, और वाजपेयी जी के बाद अडवाणी जी ने उन जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के लीडरों से दिल्ली में बात की। ये तो देखिए कोई छुपी बात नहीं है। तीसरा ये रहा, ये कांग्रेस को ही जाता है क्रेडिट
जिन्होंने उस वक्त के तूफान में, मिलिटेंसी के तूफान में, उस वक्त इन्होंने यहां कम से कम अमन लाया। और यहां जो बर्बादी जो डेवलपमेंट की हुई थी, पुल जल गए थे, ब्रिजेस खत्म हो गए थे, आपका एजुकेशन सिस्टम वहां यह खत्म हो गया था, यहां बिल्डिंगें जलाई थी। ये तो फिर अमन तो कांग्रेस पार्टी नहीं लाए ना यहाँ। आज तक तो टारगेटेड किलिंग होते हैं, विच इज मोर डेंजरस फॉर अस। उसकी बात तो नहीं करेंगे। अब ये देंगे जी आप 50 साल पहले जाएंगे, 30 साल पहले जाएंगे। आज की बात करो, आज तो टारगेटिंग किलिंग हो रही है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि मणिपुर पे ही इशू होना चाहिए था, मणिपुर पे ही डिस्कशन होना चाहिए था। कैसे क्या करेंगे, इसमें आपको सब पार्टियां, अपोजिशन सब पार्टियां इसके साथ मिली थी, और वो कोई ना कोई रास्ता निकाल के, यही तरीका होता है जमहूरियत में, यही होता है आपस में मिल बांट के मशवरा करके आगे जाना, तब जाके हमारा मुल्क सेफ रहेगा, हमारा मुल्क और तरक्की करेगा। ठीक है, मैं रतनलाल गुप्ता साहब आपके पास आना चाहूंगा। रतनलाल गुप्ता जी, कल पार्लियामेंट में पीएम मोदी की जो स्पीच थी, 1.5 घंटे से ज्यादा स्पीच चली, और आपने भी सुनी होगी तमाम चीजें जो उन्होंने उनकी स्पीच में थी। लेकिन कांग्रेस के साथ साथ उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, इंडिया अलायंस की जो पार्टियां, उन पर भी उन्होंने निशाना साधा कि अपोजिशन को भारत पर नहीं, भारत के सिक्योरिटी जवानों पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान पर ज्यादा भरोसा है। देखिए साहब, प्रधानमंत्री जी की हम इज्जत करते हैं क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कल जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भाषण किया, उससे हम हताशा हुई, निराशा हुई हिंदुस्तान के लोगों को। इशू बहुत सिंपल था कि मणिपुर के अंदर जी पिछले 3 महीने से आग लगी हुई है, इतने लोगों की जानें गई, औरतों के साथ बेहुरमती हुई, नंगे उनका नाच वहां वो करवाया गया, परेड करवाई गई। सरकार उनकी थी, जवाबदेह वो थे, और पार्लियामेंट जो जहां उनको जवाब दे ठहराया गया, उनको उसका जवाब देना चाहिए था, क्योंकि मणिपुर के अंदर भी उनकी सरकार है और जम्मू हिंदुस्तान के अंदर भी उनकी सरकार है। क्या अपोजिशन को यह हक नहीं है कि मुल्क के एक हिस्से में आग लगी हुई है और उनसे ये जवाबदेही हम नहीं मांगे, तो मैं समझता हूं कि ये नादुरुस्त होगा। हमने तो सिंपल उनसे कहा, बेसिकली बात यह है कि जब से अपोजिशन इंडिया बना है, तब से ये घबराए हुए हैं, इंडिया के नाम से ही घबराए हुए हैं, और इनको जो जवाबदेही देनी चाहिए थी मणिपुर के बारे में, तो ये पहुंच गए कश्मीर, ये पहुंच गए राजस्थान, ये पहुंच गए असम, ये पहुंच गए बंगाल। तो हम तो समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं है। जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है और हुर्रियत के साथ जैसे ये मिला रहे हैं, 5,000 से ज्यादा हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री, स्पीकर, हमारे प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स गोलियों का और बम्बों का निशाना हुए हैं। आज हमें ये हुर्रियत के साथ मिला रहे हैं। मैं समझता हूं कि शायद जम्मू कश्मीर के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको सही ब्रीफिंग नहीं दी है। चलिए, इसलिए हमारा यही कहना है कि साहब आपको ब्रीफिंग गलत दी गई है। जी, और ये आपने रतनलाल गुप्ता जी, हम बीजेपी से जवाब लेंगे। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान डॉक्टर एसपी वैद साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर के और अक्सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ते भी हैं। डॉक्टर एसपी वैद साहब, सर आपका बहुत स्वागत, इस्तकबाल है जेकेएल प्राइम टाइम में। मैं एसपी वैद साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले सुरेंद्र अंबरदार जी, जो बात यहां पर रतनलाल गुप्ता जी ने और गुलाम नबी मोंगा साहब ने कही कि पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव जो था वो मणिपुर चर्चा को लेकर था, मणिपुर के जो हालात हैं उसे लेकर था, लेकिन पीएम मोदी मणिपुर पर जवाब देने के बजाय राजस्थान पहुंच गए और पाकिस्तान और कश्मीर पहुंच गए। वो लूथर मार्टिन किंग का एक कोट है जी, इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर।
गुप्ता साहब से पूछ लीजिए, क्या 1984 में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को टॉपल नहीं किया? क्या उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को टॉपल करके शाह साहब की सरकार बनाई थी? क्या 87 के इलेक्शंस में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिलीजुली भूमिका थी वो क्या थी? तीसरी बात, आप मुझे होम मिनिस्ट्रीज के आर्काइव से पता करके बता दीजिए कि जितने भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आए थे भारत सरकार के पास 81 से लेकर 89 तक, उनको इग्नोर क्यों किया गया? हमारे यहाँ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सभी जो भारत के इंस्टीट्यूशंस बहुत इफेक्टिवली अब भी काम कर रहे हैं, तब भी काम कर रहे थे। अब मुझे ये बताइए, क्या इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस ने थ्रेट के कॉन्टेक्स्ट में जो टेररिज्म का मैग्नीट्यूड है उसको भारत सरकार को बताया था कि नहीं बताया था? और राजीव गांधी जी ने जितने भी यहां से इनपुट्स आए थे उनको इग्नोर करके कश्मीर में टेररिज्म को पनाह देने का जो पाप किया है, चर्चा तो मणिपुर पर हो रही थी, चर्चा मणिपुर पर हो रही थी जी मणिपुर पे चर्चा चल रही थी। मणिपुर जो है वो एक्सटेंशन है कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर में विदेशी षड्यंत्र और कांग्रेस के शय पर। अब ये भी पूछ, आप मुझे ये इसलिए लुटे कि राहुल गांधी को पूछ लीजिए कि उसका स्पेशल पैक्ट क्या है चाइना के साथ। ये तो पता कर लीजिए ना कि राहुल गांधी और चाइना का क्या अंडरस्टैंडिंग है। वो आप पब्लिक कर देंगे तो तब आपको ये भी लगेगा कि नॉर्थ ईस्ट में जो क्राइसिस है उसको कांग्रेस छुपा क्यों रही है। बर्मा में जो माइग्रेशन हुई है उस पर कांग्रेस क्यों नहीं बोल रहा है। जो चाइना के साथ कांग्रेस का टेसिट अंडरस्टैंडिंग है उस पर कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही है। देखिए, ये बात भारत की है, ये मणिपुर की ही नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की भी है, राजस्थान की भी है। और जब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे वो स्पेसिफिकली मणिपुर को लेकर, नॉर्थ ईस्ट को लेकर थोड़ी बोलेंगे, वो इसकी जेनेसिस, इसके तह तक जाएंगे कि वास्तव में भारत में जो क्राइसिस हैं वो भारत की क्राइसिस जो है वो उसके जड़ में आप देख लेंगे वो करप्शन के रूप में है। बहुत जल्दी गुप्ता साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी बात पूरी के लिए मैं डॉक्टर वैद साहब के पास जाऊंगा। जी सर, बड़ी दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। हम 1984 की बात कर रहे हैं, हम 2023 की बात कर रहे हैं और आज की बात कर रहे हैं। अगर बात आज की करनी है तो मणिपुर की कीजिए आप, कि मणिपुर जल क्यों रहा है, वहां औरतों की बेहरमती क्यों हो रही है। जवाब दे, आज से आपसे है। 1984 को आपकी हुकूमत नहीं थी। 1984 में जहर बोया है, वो जहर अभी तक फैल रहा है सारे देश में। जो भागलपुर में आपने कुंडल क्लैशेस किए हैं वो जहर फैल रहा है साहब, उसको कांग्रेस से पूछ लीजिए ना। नहीं, कश्मीर का जहर मणिपुर कहां चला गया और चाइना मणिपुर में राहुल गांधी और चाइना का। क्यों आप इधर उधर की बातें करते हैं? मुझे यह बताइए कि भाई मणिपुर में आग कैसे लगी? सरकार आपकी है, सेंटर में भी है और मणिपुर में राहुल गांधी और आप बात कर राहुल गांधी कौन सा एमओयू साइन करके आया है? किसका साइन हुआ? अब तकलीफ हो रही है कांग्रेस को कि रात 12 बजे तक यहाँ लोग कर रहे हैं, लाखों करोड़ भाई साहब, मुल्क करोड़ों यात्री यहाँ 140 करोड़ आज लोग आपसे पूछ रहे हैं, 140 करोड़ लोग आपसे पूछ रहे हैं कि मणिपुर में आग कैसे लगी, किसने लगाई, क्यों लगी? सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आपके हैं, सेंटर में आपकी सरकार है, वहां सरकार आपकी है, जवाब यही आपकी है। आप मुझे ले रहे हैं 1984 में, कांग्रेस 1982 में, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो जोड़ी है उसको बर्बाद करने के लिए वही हम आपस में लड़े, आपस में साथ हुए, हम चल रहे हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्या रिलेशन है ये छोड़ दीजिए हम पे। आज हम ये पूछ रहे हैं कि जवाबदेही आपकी है कि मणिपुर आज चल रहा है, 2023 में चल रहा है।
औरतों की बेहुरमती हो रही है। चलिए ठीक है, शिविरों में ठीक है, ठीक है। औरतें और बच्चे वहां पड़े हुए हैं। रतनलाल गुप्ता जी, बात हो गई। मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब आपके पास आना चाहूंगा। एसपी वैद जी, ये तो देखिए सियासत से जुड़ी हुई बात है, और कल पीएम मोदी ने कांग्रेस या अपोजिशन पर जो उस वक्त के हालात को लेकर, 80s के हालात को लेकर, या कश्मीर में किस तरह से हालात 80s में बदले, उसका जिक्र किया, और हुर्रियत का और अलगाववाद का जिक्र किया। लेकिन मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं, बिल्कुल सियासत से हटकर, और आपका भी सियासत से कोई लेना देना नहीं है सर, कि क्या वाकई में पुरानी जो सरकारें थी, कहीं ना कहीं उनसे कुछ कमी रह गई, कुछ गलतियां हो गई, जो कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाने थे उन्हें पाकिस्तान को लेकर, अलगाववाद को लेकर, उस तरह के कदम नहीं उठाए गए, कुछ गलतियां हुई पास्ट में? जी नमस्कार। ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं सुन रहा था रतनलाल गुप्ता जी को भी, मिस्टर मोंगा को मैंने नहीं सुना। दोनों मेरे बड़े आदरणीय हैं और इनके साथ मैंने काम किया है। ऐसा है कि कोई भी समझदार आदमी नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुर्रियत के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत सारे लोग मारे गए शुरू में 90s में, कांग्रेस के भी बहुत लोग मारे गए, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा हुर्रियत का नहीं कहा जा सकता। हुर्रियत के भी 1-2-4 लीडर मारे गए, लेकिन हुर्रियत का जो रोल रहा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं रहा। पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं। दूसरा, गवर्नमेंट्स टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं, और उन गलतियों का एक्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है जो आज हम उसका असर देखते हैं। वो जम्मू कश्मीर में भी हुआ, वो नॉर्थ ईस्ट में भी हुआ, और उसमें चाहे वो 84 की बात उन्होंने प्रधानमंत्री ने कही, नॉर्थ ईस्ट की बात कही, कैसे चाइना का फैक्टर है वहां, इसका जो पड़ोस साथ में नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार लगता है, उसका हाथ कैसा रोल है, और जम्मू कश्मीर में किस तरह से पाकिस्तान के साथ डील किया गया, सेपरेटिस्ट के साथ डील किया गया। इवन जो यासीन मलिक जैसे टेररिस्ट थे जिन्होंने क्राइम किया, सिविलियन किलिंग की, पंडितों को मारा, उनके साथ कैसे डील किया गया, और उस पर उन्होंने काफी विस्तार में बोला। और होम मिनिस्टर साहब का कहना था कि हम हुर्रियत से बात क्यों करेंगे, हम पाकिस्तान से बात क्यों करेंगे, हम अपने लोग, लड़कों से, जवान बच्चों से बात करेंगे जो कश्मीर में जो गन उठाते हैं। ये यहाँ मैं उनका स्पीच सुन रहा था। तो गलतियां पास्ट में होती हैं, उस वक्त की जो उनकी हालात की अंडरस्टैंडिंग होती है उस पे उसको पॉइंट आउट मैं समझता हूं। होम मिनिस्टर साहब ने और प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी ने कल बहुत तफसील से वो बातें की, और हमें उसका गौर लेना चाहिए। थोड़ा मुझे कल डिसअपॉइंटमेंट हुई, जो 6 महीने के बाद राहुल गांधी जी आए थे, वो एक बहुत प्रोमिनेंट अपोजिशन लीडर हैं, और उनसे काफी तवक्को थी लोगों को कि इस बार वो गवर्नमेंट को आड़े हाथ लेंगे और गवर्नमेंट की कमजोरियों को उजागर करेंगे। लेकिन वो मैं समझता हूं पूरी तैयारी करके नहीं आए थे। जिस तरह से उनको गवर्नमेंट को महंगाई के मुद्दे पर, मणिपुर के मुद्दे पर, इस तरह की जो और गवर्नमेंट से गफलतें हुई हैं, गलतियां हुई, उसको उनको घेरने का एक नो कॉन्फिडेंस मोशन उन्होंने ही मूव किया था। एक बहुत अच्छा मौका था, लेकिन उसमें जिस तरह से उनको करना चाहिए था वो देश को वो देखने में नहीं मिला। इसलिए थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट मैं समझता हूं हम सारे देशवासियों को उस पर हुई, क्योंकि एक स्ट्रांग अपोजिशन देश के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरह का होमवर्क करके प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर आए थे, उस तरह का होमवर्क राहुल गांधी जी मैं नहीं देखा। बिल्कुल। मैं गुलाम नबी मोंगा साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की कल की स्पीच में उन्होंने हुर्रियत का भी जिक्र किया, अलगाववाद का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि उस वक्त की जो कांग्रेस की सरकार या नेशनल कॉन्फ्रेंस या दूसरी जो सरकारें थी, उन्होंने उनकी तरफ से एक छूट मिली, वरना हुर्रियत के कदम इतने आगे नहीं बढ़े होते, और उसकी वजह से एक मजबूती पाकिस्तान को मिली। मोंगा साहब देखिए, जिस वक्त यहां मिलिटेंसी का दौर का आगाज हुआ जी, जैसे भी वेद जी ने भी कहा, तो उस वक्त
यहां का प्राइम मिनिस्टर कौन था हमारे हिंदुस्तान का? वीपी सिंह साहब थे। जी। उसके बाद चंद्रशेखर जी आ गए, उसके बाद गुजराल साहब आ गए, उसके बाद शायद ये कर्नाटका के आए थे ये देवेगौड़ा जी। हाँ, तो मुझे बताइए, उनकी बात तो आप करते नहीं हो। अगर आपने बैक में जाना है, प्रधानमंत्री को जैसे वेद जी ने कहा कि राहुल जी मैं यही मान के चलूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मुताबिक क्या कहा, क्या बात की थी, क्या तैयारी करके आए थे वो, और मजबूरन अपोजिशन को नो कॉन्फिडेंस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जाना पड़ा, ताकि प्राइम मिनिस्टर, तब तक तो प्राइम मिनिस्टर आते नहीं थे, अब तक तो वो एब्सेंट थे। तो अब उन्होंने क्या कमाल किया, यहाँ सिर्फ यही दोष लगाया कांग्रेस ने ये किया उसने वो किया। यार तुम लोगों ने क्या किया? 2-2.5 महीने से 3 महीने से मणिपुर जड़ रहा है, तो आपने क्या किया? आप तो गए नहीं वहां। अगर आप ये अपोजिशन वाले आपके लिए ये नहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लाए, तो आप कभी पार्लियामेंट आते ही नहीं। ये मुल्क की बात है, ये हम एक दूसरे को ये नहीं करना चाहते। ये हमारे मुल्क की बात है, हमारे मुल्क की सालमत कैसे रहेगी, ये एक दूसरे पे दोष देना छोड़ना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, इनको पता है। अब कश्मीर की जब बात की तो आपने क्यों नहीं पूछा उनसे? सुरेंद्र अंबरदार जी, बार बार अपोजिशन और कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि मामला मणिपुर का था या देश के हालात का था, लेकिन आप उसे पाकिस्तान ले गए, आप कश्मीर ले गए, अलगाववाद और हुर्रियत से आपने मणिपुर के मामले को जोड़ दिया। ये इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हैं? क्यों नहीं करा रहे हैं? यहां से कहते हैं यहाँ हालात ठीक है, अगर हालात ठीक है तो इलेक्शन कर लो, आपको पता चलेगा लोग आपके साथ हैं कि नहीं। क्यों नहीं कर रहे हैं? लोगों की शिकायतें तो अंबरदार जी जवाब दे रहे हैं जी। डॉक्टर क्या जवाब देंगे? ये तो एक की बात करेंगे। जी जी। डॉक्टर एसपी वेद ने एक बहुत ही एक बात की कि ये क्यूमुलेटिव नेगेटिविटी बनती है, क्यूमुलेटिव स्ट्रेंथ बनती है। एक तो मैं मणिपुर के बारे में ये बात करूंगा आपको कि पिछले 6 साल में एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ। पिछले 6 साल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां एक भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ, वहां कोई इंटर कम्युनिटी क्लैश नहीं हुआ। आखिर इसी साल क्यों हुआ? इस साल इसलिए हुआ कि जो ये टूल किट है, ये टूल किट के जो अपैरेटस हैं उन्होंने एक्टिवेट किया है, जिसमें कांग्रेस एक टूल किट का एक कंपोनेंट है, तो जिनका टेसिट अंडरस्टैंडिंग चाइना से है और बर्मा में भी रिबेल्स के साथ जिनकी अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने कैमोफ्लेज करके मणिपुर में ये सारा जो अभी आपको दिखने को मिल रहा है, ये उनका हाथ है। एक दूसरा जो कश्मीर की बात कर रहे हैं आप, तो इनसे ये पूछ लीजिए ना, आप इनसे ये पूछ लीजिए ना कि सेपरेटिस्ट्स को ग्लोरीफाई करने में, इंटरनेशनली ग्लोरीफाई करने में, उनको लेजिटिमेसी देने में, टेररिज्म को मिलिटेंसी कहने में, कश्मीरी पंडित के एक्सोडस को माइग्रेशन कहने में, ये कांग्रेस की एक सिविलाइजेशन को इन्होंने यहां से निकाला, एक और दोष आवाम पर दे रहे हैं। रतनलाल गुप्ता जी भागीदार थे। जी रतनलाल गुप्ता जी, जो टारगेटेड किलिंग होती है वो कैसे होती है, उसके मतलब क्या बोलते हैं? टारगेटेड किलिंग जो स्टेज लाने पे तो क्या ये दोष मणिपुर को स्टेज पे लाने में हाथ है। मैं तो ये कहूंगा कि एक रतनलाल गुप्ता जी जवाब दे रहे हैं। रतनलाल गुप्ता जी, जब भी कोई इस तरह का मामला होता है, पार्लियामेंट में जवाब देना हो या कहीं पर जवाब देना हो, तो फिर जो गलतियां अपोजिशन से पास में हुई वो तमाम चीजें बाहर निकल कर आ जाती हैं। देखिए साहब, हम कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और प्रधानमंत्री जी को डे 1 पार्लियामेंट के अंदर 100 मोटा स्टेटमेंट देना चाहिए था कि मणिपुर के अंदर जो हालात हैं, कैसे जल रहा है, क्यों जल रहा है, उसके लिए अपोजिशन से भी मदद लेनी चाहिए थी। पूरा सेशन इन्होंने जाया कर लिया, खरबों रुपए जो लोगों का जाया किया इन्होंने, और पूरा सेशन का सेशन इन्होंने जाया किया छोटी सी बात के लिए।
ये आप अंदाजा लगाइए इस सरकार का कि छोटी सी बात को समझने के लिए पूरा सेशन जाया किया। हिंदुस्तान की पूरी इकॉनमी कितना खर्च हुआ, कितना पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने किया। एक सिंपल फर्स्ट डे आके ये स्टेटमेंट देते प्रधानमंत्री जी सुओ मोटो के साथ पार्लियामेंट के अंदर ये हुआ। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से सवाल पूछा। सरकार के सामने आपको शायद कांग्रेस के गिमिक्स का अंदाजा नहीं है, वो आपको भी चूज कर कल फेंक देगी। चलिए ठीक है। अब देखिए मेरे पास समय बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र अंबरदार जी और रतनलाल गुप्ता साहब। डॉक्टर एसपी वाई साहब दोबारा से आपके पास नहीं आ पाया है, समय की कमी है, बहुत माजरत। गुलाम नबी मोंगा साहब आपका भी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।